अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी की जो सीरीज़ थी वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो कुछ पार्ट्स थे वो हमने कवर किए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, यहाँ से लेके चलते हैं आगे चैप्टर को। आपको पता है कि मुसलमानों का बेइंतहा कंट्रीब्यूशन रहा है। आप हिस्ट्री अगर आप देखेंगे साइंस की फील्ड में स्पेशली, और जितना भी साइंटिफिक जो नॉलेज है जो कि वेस्ट में आज है वो सारी की सारी मुस्लिम्स से ही ली गई है। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो साइंस का बेसिकली मुसलमानों ने ही किया है। फिर उसको अडॉप्ट किया वेस्ट ने, और फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, उन लोगों ने उसको प्रॉपर्ली अप्लाई किया और आज वो लोग आ गए हैं। खैर, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। तो आप ये कुछ 3 साइंटिस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जाबिर इब्न हयान, अब्दुल मालिक अस्माई, अबू अली सीना। आपको पता है कि ये जो ये जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, जाबिर इब्न हयान, अब्दुल मालिक अस्माई, अबू अली सीना, अल राज़ी, इब्नुल हैशम और भी बहुत सारे हैं, ये मोस्टली जो हैं सब के सब अब्बासी दौर में आए थे। यानी जब खिलाफत राशिदा ख़त्म हुई है उसके बाद उमैय्यद्स का दौर आया, बनु उमैया का, और वो तकरीबन 132 साल तक उनकी हुकूमत रही है। नहीं सॉरी, 132 हिजरी के अंदर जो वो ख़त्म हुई थी। 91 90 साल या 91 इतना कुछ अरसा वो हुकूमत करके गए, और 132 हिजरी में जो है वो उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी। उसके बाद फिर अब्बासी आ गए थे। तो ये जितने भी अब्बासी खलीफा आए उनके दौर में सारे साइंटिस्ट आए हैं, जाबिर इब्न हयान, अबू अली सीना और अल राज़ी और अब्दुल मालिक अस्माई। सो अब्बासीद्स का जो दौर था ये उसी में आए। जाबिर इब्न हयान जो हैं, आपको पता है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है, और उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो रिएजेंट्स निकाले हैं। रिएजेंट्स यानी कि जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, ऐसे केमिकल्स उन्होंने बनाए। प्लस उन्होंने जो है वो कुछ किताबें भी लिखी हैं प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। अल नबातात, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, नबातात से प्लांट्स यानी प्लांट्स के बारे में लिखा है। फिर अल हैवान, ये किताब भी इन्हीं की है, अल हैवान और अल नबातात, ये 2 फेमस किताबें हैं इनकी। बहुत फेमस बुक्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे, जाबिर इब्न हयान की। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। और अब्दुल मलिक अस्माई साहब, ये बहुत ज़बरदस्त जूलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। यानी इनका जो जोर था वो हैवानों पर था, या आप कह लें कि एनिमल्स के ऊपर था। सही। इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे कि अल खैल, ये अल खैल किताब सही है, ये हॉर्सेस के ऊपर है, और ये पूरी डील कर रही है हॉर्सेस की स्टडी को, उनके फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, उनकी लाइफ को। उसके बाद अल इबिल, इबिल ऑन कैमल्स, ये लफ्ज़ जो है इबिल, ये कुरान पाक में भी यूज़ हुआ है। वो जो आयत है, इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, तुम देखते नहीं हमने इसको, इबिल को, कैमिल को, ऊँट को कितना अजीब पैदा किया। वजस्समाए कैफ़ रुफ़िअत, वो इस तरह से फिर आयत कंटिन्यू चल रही है। तो ये इबिल का लफ्ज़ कुरान में भी यूज़ हुआ है। वैसे जमल भी कहते हैं आई थिंक। एक वर्ड के काफ़ी सारे जो हैं वो आप कह लें डिफरेंट वर्ड्स हैं एक चीज़ के अरबी में। तो अल इबिल मीन्स कैमिल, कैमिल के ऊपर इनकी किताब है। अल खेल, हॉर्स पे इनकी किताब है। अल शात, शीप्स के ऊपर इनकी किताब है। और अल वहूश, नाम से पता लग रहा होगा कि समथिंग वाइल्ड, यस, ऑन वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है ना। वहूश, वहशी, तो अल वहूश जो है वो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर इनकी किताब है। खल्कुल इंसान, ऑब्वियसली इट डील्स विद द ह्यूमंस, सो खल्कुल इंसान ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस। तो इसके ऊपर बेसिकली इन्होंने जो है वो एनाटमी और फिजियोलॉजी कवर की हुई है खल्कुल इंसान पे, ह्यूमन बॉडी के जो है डिफरेंट पार्ट्स को डील कर रहे हैं। अबू अली सीना, वेरी वेरी फेमस साइंटिस्ट, और इनके बारे में मुझे थोड़ा सा यूँ इल्म है कि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है। इन्होंने मेडिसिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, और आप लोगों ने देखा होगा हमारे शहरों में जो, या आप हमारे आप कह लें कि डिफरेंट जगहों पे अबू अली सीना के नाम से इंस्टीट्यूट्स भी हैं, इब्ने सीना, और इस तरह के कॉलेजेस वगैरह भी इनके नाम से काफ़ी खुले हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे, और इन्होंने किताबें लिखी थी। किताब कानून फिल तिब, अल कानून एंड फिल, इस तरह की उन्होंने किताबें लिखी थी। बहुत ज़्यादा इनको जो है वो शोहरत मिली इनकी इसी वजह से। और आप आगे चलने पढ़ते हैं इसको। कंसीडर एज दी फाउंडर ऑफ मेडिसिन, यस, मेडिसिन के ऊपर बहुत काम किया। इस कॉल्ड एज द एवेसीना, जी, इनकी किताबों को लेके जाते थे ना वेस्ट में ये लोग यहाँ से, तो इब्ने सीना, तो हम लोग कह रहे हैं ये लोग इनको एवेसीना कहते थे, ये वेस्ट वाले सारे।
और हिज आइडेंटिटी, इन्होंने बहुत सारी डिजीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया, लाइक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होती है, ये जो स्कल होता है, स्कल, स्कल के अंदर जो है ना ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है सपोज़, और इसके ऊपर जो अल्लाह ताला ने जो कवरिंग दी हुई है जिसको हम उर्दू में कहते हैं खोपड़ी, सही है ना, इसको स्कल, ये स्कल, स्कल की जो है ना कुछ लेयर्स होती हैं, उन्हीं में से एक लेयर होती है, उसको मीनिंग्स कहते हैं। मीनिंग्स जो है ना उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, और तो इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर आपको याद हो कुछ पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि जिस पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ अगर TIS आ जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। लाइक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हेपेटाइटिस अगर आ रहा है, हेपेटाई और TIS, हेपेटाइटिस, ठीक है, तो हेपेटाइटिस का मतलब है कि लिवर जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। और अगर किडनी, नेफ्रॉन, किडनी का जो बेसिक यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन की अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो वो नेफ्राइटिस हो जाएगी, ठीक है, नेफ्राइटिस एंड समथिंग लाइक दैट, नेफ्राइटिस, ठीक है। अच्छा, अगर आप कह लें कि ब्रेन में ही अगर न्यूरॉन्स की जो है वो ब्रेन का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है ना। न्यूरॉन की अगर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हम उसको बोलेंगे न्यूराइटिस। तो ये, और अगर जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ब्रोंकाई जो है, ये ब्रोंकाई होते हैं ना, ये एक, ये ब्रोंकाई आता है, फिर ये, और फिर ये डिवाइड हो जाता है दो लोब्स के अंदर, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो ये जो सांस की नाली है इसको हम ब्रोंकस कहते हैं, इसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसको हम ब्रोंकाइटिस। सो इस तरह से निकला है मेनिंजाइटिस, मतलब ये ब्रेन, आप कह लेंगे स्कल की जो लेयरिंग्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन। ये बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ थी, इसको डिस्कवर किया बोलिसिना ने। ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ को डिस्कवर किया बोलिसिना ने। यानी देखो ये कहाँ काम कर रहे हैं, किस पॉइंट पे, एक तो मेडिसिन के ऊपर काम कर ही रहे हैं, दूसरा डिजीज़ को जो है वो डिस्कवर कर रहे हैं। डिजीज़ के बारे में जानने की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी, ठीक है। तो बू अली सीना ने जो है पैथोलॉजी पर भी काम किया, पैथोलॉजी, ठीक है। एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस, देखो खुद ही आ गया इन्फ्लेमेशंस। ही ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में भी काम किया, एस्ट्रोनॉमी में भी, फिज़िक्स में भी, प्लेओंटोलॉजी, इसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, जो कि फॉसिल्स के ऊपर जो स्टडी हो रिलेटेड टू द फॉसिल्स उसको हम प्लेओंटोलॉजी कहते हैं। म्यूज़िक पे भी कुछ काम किया, और उन्होंने किताब लिखी है अल कानून एंड फिलतिब अल शिफा। तो आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा आप कह लेंगे किसी एक फील्ड में रुकते नहीं थे ये लोग। यानी कि एक ही बंदा जो है वो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है, तो वो जो है वो एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ रहा है, फिज़िक्स भी, प्लेओंटोलॉजी भी। तो हरफन मौला, मतलब इतना ज़बरदस्त जो है अल्लाह ताला ने इनको इल्म की दौलत दी थी। मेरे ख़्याल से जो है वो ये जो भी PhD JST के जो टेस्ट चल रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट शायद ये एक्सेप्ट कर रही है कि आप बू अली सीना होंगे तो फिर आपको सीट मिलेगी। यानी आपको मैथ्स में भी फुल होना चाहिए, और आपको साइंस में भी, और फिज़िक्स में भी। तो खैर बहरहाल, सो आगे बढ़ रहे हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जी देखिए किस तरह से जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, इसकी मैं पहले पिक्चर वाइज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं एटम, ज़िंदगी कहाँ से शुरू हो रही है। वैसे तो हम कहते हैं कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है बायोलॉजी की टर्म में, हम उसको कहते हैं कि वो सेल है, ठीक है। लेकिन ये सेल जो है ये कैसे बना, थोड़ा और पीछे चलते हैं, और पीछे गए तो एटम, मैं तो बल्कि बोलता हूँ से एक स्टेप और पीछे जाएँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यहाँ से स्टार्ट करें। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये क्या होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स? ये होंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये चीज़, ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये जब मिलेंगे एक ख़ास आप कह लें कि एक रेशो प्रोपोर्शन में, तो एक एटम बनेगा, सही है। और सपोज़ किया उन्होंने कि चलें ऑक्सीजन का एटम है, तो फिर सेम ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होंगे तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं डिफरेंट, तो फिर कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से बन जाता है सेल। अब एक सेल के अंदर जो है वो बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसमें शायद अगर आगे आए तो मैं बताऊंगा आपको। और आप देख लेंगे जब एक सेल बन गया तो अब यहाँ पे ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है, सही है, लाइफ यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज एक छोटे से सेल के अंदर हमें लाइफ नज़र आती है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़िंदा तो है ना, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं
बैक्टीरिया, वायरस, दे ऑल आर लिविंग बींग्स, ठीक है, ये अपना असर दिखा रहे होते हैं। तो लाइफ स्टार्ट हो गई। अब अगर सेम सेम सेल मिलेंगे तो फिर वो एक टिश्यू बना देगा, सही है। लाइक आप कह लें कि सेम सेल्स कंबाइन हुए हार्ट के, कार्डिक कार्डिक सेल्स जो हैं कंबाइन हुए, तो उन्होंने एक कार्डिक टिश्यू बना दिया, यानी हार्ट का एक टिश्यू बना दिया, ठीक है। और अब बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो कार्डिक टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो वो एक ऑर्गन बना देंगे हार्ट का। यहाँ पे लंग की दी हुई एग्जाम्पल, तो हम लंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी एल्वोलाइज कंबाइन हुई तो वो लंग्स बन गया। तो इस तरह से सिमेट्री चल रही है। दोबारा से इसको रिकैप करते हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेल, एंड सेल्स, बहुत सारे सेल्स कंबाइन हुए सिमिलर टू फॉर्म अ टिश्यू, बहुत सारे सिमिलर टिश्यूज़ कंबाइन हुए टू फॉर्म अ ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन हुए, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, ये सब कंबाइन हुए, ठीक है। तो फिर एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो लंग्स हैं और फिर ये ब्रोंकाई है, और फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर हम देखें तो वो नोज़ और थ्रोट, ये सारे मिल रहे हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बन गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाऊँ तो उसके अलग ऑर्गन्स हैं। मैं अगर यूरिनरी सिस्टम पे आ जाऊँ तो उसके और अलग ऑर्गन्स हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर फिर एक पर्टिकुलर सिस्टम बन जाता है। वो फिर एक बॉडी का एक पर्टिकुलर सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। कार्डिक सिस्टम है, जैसे उसमें हार्ट है, ब्लड है, वेन्स हैं, इनका अलग ही काम है। ये तीन डिफरेंट ऑर्गन्स मिल गए सपोज़, तो इन्होंने जो है ब्लड की सर्कुलेशन को मेंटेन किया हुआ है। अब ये बहुत सारे अगर सिस्टम्स बनते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक जीता जागता इंसान या जानवर, कुछ भी। यहाँ पे आपको लॉइंस दिखा दिए गए हैं, ठीक है। जो लॉइन बना हुआ है तो इसकी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बना है लॉइन। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है इसकी कहानी, एटम से। एक मिनट, यस, इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है एटम से, और मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फिर जाके बन गया लॉइन। अब सेम सेम लॉइंस अगर रहेंगे, ये अभी तो ऑर्गेनिज्म बन गया है ना, सेम स्पीशीज़ जो हैं वो एक साथ अगर रहने लग जाएं, ठीक है, सारे लॉइंस जो हैं वो एक साथ, मेल फीमेल सब लोग एक साथ रहने लग जाएं, और अगर आप जेब्रास की बात कर लें तो सारे जेब्रास जो हैं वो एक साथ रहने लग जाएं, सेम सेम स्पीशीज़ जो हैं वो, तो उनकी एक पॉपुलेशन बन जाती है, ठीक है। सारे इंसान एक साथ रहने लग गए तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन बन गई। और हमारी अर्थ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, और कितनी है, 7 बिलियन है आई बिलीव, 7.5 या 7 बिलियन पॉपुलेशन है अर्थ की इस टाइम। बिलियन, इसको कंफर्म कर लिएगा, बिलियन 7.5 या 7 बिलियन ऐसे ही। तो सेम स्पीशीज़ रहेंगी तो पॉपुलेशन बन जाएगी। फिर क्या होगा, कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी में क्या होता है, डिफरेंट, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ एक दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो अगर एक साथ रहने लग जाएं तो एक कम्युनिटी बन जाती है। और फिर बहुत सारी अगर स्पीशीज़ जो हैं वो सब की सब एक साथ रहने लग जाएं तो एक इकोसिस्टम बनता है पूरा, ठीक है। उसमें यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर सब लोग मिलकर रह रहे हो तो एक इकोसिस्टम बनता है, सही हो गया। और एक इकोसिस्टम या बहुत सारे इकोसिस्टम, जैसे आप कह लें कि इकोसिस्टम की मैं और एग्जांपल दे दूं, जैसे मरीन इकोसिस्टम या वाटर इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आप देखेंगे जितना भी पानी का निज़ाम है, पानी की जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो एक साथ रह रही हैं, यानी पानी में रहने वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो एक कम्युनिटी फॉर्म में भी रह रही हैं, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर एक इकोसिस्टम बना रही हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर लैंड इकोसिस्टम अलग है, फिर आप कह लें कि परिंदों का इकोसिस्टम थोड़ा अलग है। ये बहुत सारे इकोसिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो एक बायोस्फीयर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं अर्थ। जैसे एक तरह से हमारी अर्थ जो है बायोस्फीयर है, और यहाँ पर बहुत सारे इकोसिस्टम्स रह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ज़िंदगी का, कि एटम से कहानी शुरू हुई थी और कैसे हम दुनिया तक पहुँच गए। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो एक जनरल बात हमने कर ली। इसमें थोड़े से एक दो पॉइंट मैं आपको और बता दूं। इसको थोड़ा सा मैं अगर इरेज कर दूं यहाँ पे, जी ठीक है, थोड़ी मुझे जगह मिल जाएगी, ओके ऑलराइट। अब इसमें ऐसा है कि इन्होंने बताया यहाँ पे कि इन नेचर देर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए हैं पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है ना हमने वहाँ प्लेस किए हुए मेरे ख्याल से 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो वो भी यही कह रहे हैं कि मोर देन 100 एलिमेंट्स हुए हैं, लेकिन इन 118 एलिमेंट्स में से सब के सब जो है ना वो ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसमें से जो बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट या बायोलॉजिकली एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कुछ 16 एलिमेंट्स हैं, आपको ये बताए जा रहे हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स।
ऐसे एलिमेंट्स जिनके डिफरेंट तरतीब से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और उससे ज़िंदगी बन रही है। तो बायोलॉजिकली एक्टिव या बायो एलिमेंट्स अगर कोई आपसे पूछ ले कितने हैं, तो आप बोलोगे 16 हैं। और उन 16 यानी वाइटल फॉर द लाइफ, यानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो। और इन 16 के अंदर से भी 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि बहुत बेसिक हैं लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए। 6 एलिमेंट्स बिल्कुल ऐसे हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस। ये 6 तो चाहिए ही चाहिए हैं एनी हाउ, ठीक है। जैसे कि पीएचडी में क्लियर होने के लिए 50% तो 55% तो चाहिए ही चाहिए हैं, कुछ भी हो, ठीक है जनाब। तो इस तरह से जो है ना, ये 6 एलिमेंट्स याद रखिएगा। 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, यानी ज़िंदगी में हर ऑर्गेनिज्म को इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन 16 में से भी जो 6 हैं उनकी तो लाजमी ज़रूरत है, उनके बगैर तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। और वो 6 ये हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ होगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ बता दूँ। एक चीज़ याद आ रही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। देखिए, जितने भी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन शामिल हो, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हो मोस्टली, इन सब एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है मुझसे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सही। और इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब, उनकी स्टडी जो है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो केमिस्ट्री को भी हमने डिवाइड किया हुआ है ना। केमिस्ट्री की अगर आप वो देखें, डिफरेंटिएशन देखें, उसकी 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 क्लासेस देखें या उसकी फील्ड ऑफ स्टडी देखें, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लोग अपना मेजर रखते हैं उसके अंदर वो पढ़ते ही सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और इनसे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। और इनऑर्गेनिक में इन दोनों के अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि बायो एलिमेंट्स जो होते हैं, या आप ये कह लें कि बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होता है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये लाजमी होते हैं, ठीक है ना। आप प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर उठा के देख लें, कार्बन मिलेगा। आप लिपिड्स का स्ट्रक्चर उठा के देख लें, कार्बन, हाइड्रोजन मिलेगा आपको, सही है। आप कुछ भी उठा के देख लें, आप वाइटामिन के स्ट्रक्चर उठा के देख लें, कार्बन इज़ देयर। तो ये कार्बन जो है ये आपको मिलेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स में होता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑर्गेनिक ही होते हैं। थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, सारा का सारा हम देख चुके हैं। इसमें कोई नई चीज़ अगर आ जाए, हाँ, यही जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बनते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की आपको एग्जाम्पल दी हुई है, ग्लूकोज। अच्छा देखो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे हैं। अब ग्लूकोज जो है दूसरे ग्लूकोज के साथ अगर कंबाइन होगा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, CHO। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा, सिंपल। और इसी तरह से अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक यूनिट है किसका, प्रोटीन का। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे, उनकी एक चेन बनेगी तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम कहते हैं प्रोटीन, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह से फैटी एसिड्स, ये बेसिक यूनिट हैं किसके, लिपिड्स के। बहुत सारे फैटी एसिड्स, या ग्लाइसिरोल भी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ग्लाइसिरोल में लिख देता हूँ, आप याद रखिएगा। ग्लाइसिरोल भी GLYCEROL, ग्लाइसिरोल। फैटी एसिड्स या ग्लाइसिरोल ये स्मॉल यूनिट्स हैं, जब ये कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिपिड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ 3, वैसे तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, अभी उनका मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। और ये जितने भी हैं ना, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब के सब जो हैं, इन सब में कार्बन मौजूद होगा, हाइड्रोजन होगा और कहीं कहीं ऑक्सीजन भी होगा। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। आगे चल रहे हैं,
सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, देखो अभी तो हमने पढ़ी थी यहाँ पे टोटल ऑर्गेनाइजेशन एटम से लेके और स्पीशीज़ लेवल के ऊपर, अब हम सिर्फ सेल को फोकस किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहे हैं कि द बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, देखो सेल जो होता है ना, सेल, ये मैंने एक सेल बना दिया सपोज़, थोड़ा अजीब सा बना है, और ये आपको पता है इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी सेंटर पॉइंट, इसके न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी एरिया है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, इसको जेली लाइक सस्पेंशन कह लें आप, जेली लाइक सब्सटेंस कह लें। इसके अंदर ना डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। सही है, तो ये जो जेल लाइक सब्सटेंस या ये जो सस्पेंशन है यहाँ पे, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या इसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। सही है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस सस्पेंशन या जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर जो है ना सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके नाम मैंने आपको भी बताया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ, अब प्रोटोप्लाज्म खुद जो है ये किस तरह से बना है इसके बारे में बता रहे हैं आपको, ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे हम पीछे काफ़ी डिस्कशन करके आ चुके हैं। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी मिलके बना होता है कुछ, और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी मिलके बना होता है। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट दिस इज़ कॉल्ड अ सेल। अब जब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये एज अ यूनिट काम कर रहे होते हैं या एज अ ग्रुप काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपका ये सेल जो है वो सेल कहलाता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो हम सबको पता है। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज़, ये मैं ऊपर डिस्कस करके आ चुका हूँ कि सिमिलर टाइप के जो सेल्स हैं वो अगर एक साथ कंबाइन हो जाएं और काम करने लग जाएं तो वो एक टिश्यू बना देते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर कॉल्ड ऑर्गन्स, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ जो हैं वो अगर कंबाइन हो रहे हैं तो ऑर्गन बना रहे हैं, फिर ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स के जो कंबाइन हो रहे हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और इस तरह से पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। ये हम पीछे ऊपर जो है इसकी डिस्कशन करके आ चुके हैं। टेक्सोनॉमिक लेवल, देखो टेक्सोनॉमी जहाँ भी आ जाए तो वहाँ समझ जाना है नेमिंग सिस्टम हो रहा है। ठीक है, डिफ्रेंटिएशन हो रही है, नेमिंग सिस्टम हो रहा है, स्पीशीज़ को जो है वो अरेंज किया जा रहा है। तो टैक्सोनॉमिक लेवल, there is an other level of organization which is related with the living organisms. The species is the smallest unit. organism के बाद जो है वो सेम अगर organisms हैं तो उनको हम species कहते हैं, ये सबसे smallest unit है। taxonomic level का सबसे smallest unit ये है, याद रखिएगा। ठीक है, the species is the smallest unit of taxonomic level of organization which includes morphologically similar living organisms which interbreed and produce फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। देखो स्पीशीज़ के बारे में वही बात उन्होंने की गई है कि टैक्सोनॉमी का ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। दूसरा ये कि इनका जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ये फिजिकल अपीयरेंस है, सही है, ये एक लड़का है। ठीक है, तो इसी जैसा दूसरा भी लड़का ऐसा ही होगा ना, इसी तरह का, इन दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम है। ठीक है, इनकी अपीयरेंस दोनों की सेम है, तो इस जैसे अगर बहुत सारे आ जाएंगे तो ये स्पीशीज़ हो जाएगी कि भाई ये ह्यूमन स्पीशीज़ है। ठीक है, ये ह्यूमंस की स्पीशीज़ हो गई है। तो इसी तरह से लॉयंस का ले लें, अब उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होनी चाहिए। अगर लॉयंस के अंदर इंसान जैसा अगर कोई लॉयन पैदा हो गया तो वो तो डर जाएंगे, ये क्या चीज़ हो गई भाई। ठीक है, तो और अच्छा इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ यहाँ पे, ये बड़ी मुश्किल से रिमूव हो रहा है। अच्छा चलो हो गया, ऑलराइट। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ना सिर्फ वो मॉर्फोलॉजिकली सेम हो वो स्पीशीज़, बल्कि वो जो हैं वो ब्रीड भी करें। ठीक है, यानी कि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने की उनमें सलाहियत भी हो, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स भी पैदा करें, अपने बच्चे भी पैदा करें, तो वो जो है फिर स्पीशी कहलाता है। ठीक हो गया, सही है। इसी से आगे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन लेवल, जब सेम स्पीशीज़ कंबाइन होंगी तो पॉपुलेशन बनेगी, ये भी मैं आपको सब डिस्कस करके बता चुका हूँ। सेम जो है वो और इसके बाद कम्युनिटी लेवल आ जाता है कि एक हैबिट के अंदर, एक स्पेसिफिक हैबिट के अंदर अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस आ रही हैं, ये बर्ड की पॉपुलेशंस है सपोज़, ये ह्यूमंस की पॉपुलेशन है सपोज़, ठीक है, और ये दूसरे जानदारों की पॉपुलेशन है, एक ही हैबिट के अंदर, एक एनवायरनमेंट में अगर ये तीन पॉपुलेशंस रह रही हैं तो हम इसको कह देंगे कम्युनिटी है एक।
ठीक है। जैसे कम्युनिटी हम इंसानों में देख लो, चलो एक कम्युनिटी है, वहाँ पर भी है एक कम्युनिटी बनी हुई है, सोसाइटी बनी हुई है, एक कम्युनिटी बनी हुई है, वहाँ पे जो है मुस्लिम्स भी रह रहे हैं, हिंदूज़ भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, तो ये कम्युनिटी हो गई। ठीक है, सही हो गया। अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ कंबाइन होती हैं तो इकोसिस्टम बन जाता है, और वही बात जो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, और डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम, और इसके बाद ये इकोसिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो फिर आप कह लेंगे बायोस्फीयर बन जाती है। ये पूरी वही बात है। सही हो गया। ओके, आगे चल रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं कि a single cell organize and carry out its activities, they digest the food। सही है, ये इसमें बैक्टीरिया की बात हो रही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे बिल्कुल प्रिमिटिव लेवल के ऊपर जो लाइफ है, या इनिशियल लेवल पे जो लाइफ है, या जो सिर्फ सिंगल लेवल पे जो लाइफ है, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो अपने एक ही सेल से सारा काम चला रहे होते हैं। ठीक है, वो डाइजेस्ट भी कर रहे होते हैं फूड को, वो उसी से जो है ना रेस्पायर कर रहे होते हैं, यानी कि सांस ले रहे होते हैं, उनकी सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन हो रही होती है, एक्सक्रीट भी वैसे ही कर रहे होते हैं। बहुत ही सिंपल ज़िंदगी होती है उनकी। उसमें आपके पास बैक्टीरिया है, एमोबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। एमोबा का तो सबको पता है ना, यूँ टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। अभी सबसे अच्छी पिक्चर जो इस कंडीशन में एमोबा की ही बनेगी, ये एमोबा। सही है, ये एक ही सेल है, और इसी में से ये इसका जो इसको सूडो, ये इसका जो फुट जो होता है इसको हम कहते हैं, नाम जहन से निकल रहा है, सूडो मीन्स फॉल्स। तो इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लूँ जी। ये कह रहे हैं कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनी बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन और लेबर अमंग देम। बहुत सारे जो है ना, अब एक अगर पॉन्ड में उठा लूँ ना, पॉन्ड मतलब तालाब वगैरह, कोई पॉन्ड या तालाब, वहाँ का उसमें थोड़ा सा गंदा पानी है अगर सपोज़, तो उसके अंदर मुझे यूग्लिना भी मिलेगा, उसके अंदर मुझे पैरामीशियम भी मिलेगा, एमोबा भी मिलेगा, बैक्टीरिया भी मिलेगा, सब के सब मिलते हैं, इनकी कॉलोनी बन जाती है। लेकिन ये इंटरब्रीड नहीं कर रहे होते, बिकॉज ये सारे के सारे ए सेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, सेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। दे डू नॉट नीड अ पार्टनर, ये अपनी ही अपनी खुद की जो है वो जनरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। आगे चल रहे हैं हम। अच्छा, कुछ इन्होंने बताया भी है, डिपेंड ईच नेवर फ्रॉम मल्टीसेलुलर। वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गी जी, इन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वॉलवॉक्स अपनी कॉलोनी बना लेता है, एल्गी है ये इसके बारे में तो पहले भी हमने पढ़ी हुई चीज़ें। वॉलवॉक्स, यूल्वा एंड वॉलवॉक्स ये एल्गी हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है बहुत सारे सेल्स मिलके मल्टी सेलुलर बनेगा। फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट, ये एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर की। तो क्या हम नहीं है क्या मल्टी सेलुलर? हमारी भी दे देते भाई, ह्यूमंस भी हैं। सही है, खैर लेकिन चलो ये जो है अभी बहुत छोटे लेवल की बात कर रहे हैं कि फ्रॉग हो गया, इसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। मस्टर्ड प्लांट जिसको हम ब्रासिका कंपेस्ट्रिस भी कहते हैं, यहाँ पे आ रहा है मस्टर्ड प्लांट। इसकी मैंने फिगर बनाई थी, मुझे याद आ गया 9th क्लास के प्रैक्टिकल में, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस की जी। इसको हम कहते हैं मस्टर्ड प्लांट, और लोकल नेम हमारे यहाँ सरसों, और इसी का जो तेल निकलता है सरसों का तेल। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज एज अ वेजिटेबल, वाइट सीड एंड यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया, इसका तेल निकलता है, बस इसमें कुछ ऐसी चीज़ें। आगे चल रहे हैं। हाँ, इसके भी सारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और इसके जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं। येलो कलर का फ्लावर होता है इन कलर, और प्रोड्यूस करता है सीड्स। सारी चीज़ें बस वही हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये आ गया फ्रॉग। फ्रॉग आ गया है, इसको कहते हैं राना टिग्रीना, इसका साइंटिफिक नेम है ये, राना टिग्रीना। ठीक है, क्या नाम है इसका? राना टिग्रीना। मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ था, मैं चलें आपको दिखा देता हूँ। एक प्लेयर था श्रीलंका का, उसका नाम था अर्जुना रानाटुंगा। मैं अगर यहाँ लिखूँ रानाटुंगा साहब, ये आ गया रानाटुंगा क्रिकेटर। मैं मैंने इनके नाम से याद किया हुआ था, उस टाइम पे बड़े फेमस हो रहे थे 1996 में। तो हम जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया था खैर 1996 में। तो ये अर्जुना रानाटुंगा साहब के नाम से ना कुछ सिमिलरिटी आ रही है ना, रानाटुंगा, और ये है राना टिग्रीना। तो मैंने इस तरह से याद किया हुआ था। 1996 में इन्होंने शायद हाँ जीते थे ये वर्ल्ड कप वगैरह, आई थिंक श्रीलंका के। सो सॉरी सर, सॉरी, बट चीज़ें याद करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा बहरहाल खैर, राना टिग्रीना इज़ द साइंटिफिक नेम।
और देयर इज़ नो नेक, इसकी कोई गर्दन वर्दन नहीं होती भाई, ठीक है। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। इसका अच्छा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, उन्होंने इसका ऑपरेशन वगैरह भी किया होगा ना, 9th क्लास के अंदर आपने किया होगा इसका ऑपरेशन। हमने भी किया था, समझ में कख कुछ नहीं आया था उस टाइम कि ये क्या हो रहा है, कैसे डाइसेक्ट कर रहे हैं इसको, कुछ नहीं पता था। खैर बहरहाल इसको, इसका जो आप कह लें कि लेबॉर्ट्री में जो करवाते हैं, डाइसेक्ट करवाते हैं, इसलिए कराते हैं बिकॉज इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो थोड़ा बहुत सिमिलर है ह्यूमन सिस्टम से। वही जो है आपको एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी और ऐसे वो मिलेगा, इसका स्टमक मिलेगा और सारी चीज़ें, तो ताकि सिमिलरिटी बच्चों को पता लग जाए, इस वजह से करवा रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, देयर इज़ नो नेक। ये हेड आ गया इसका और ये सीधा सीधा इसका ट्रंक आ गया, बीच में इनको ज्वाइन करने वाली नेक तो है ही नहीं इसकी, विद द डिफरेंट गर्दन कट वाली इसने। ओके, ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, इनकी टाइप्स होती हैं टिश्यूज़ की, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, इसके ऊपर भी कभी हम करेंगे। स्क्वैमस टिश्यूज़ भी होते हैं। खैर, फ्रॉग लिव्स नियर डिचेस, पूल्स, सही है, ये पूल्स के करीब, पॉन्ड्स के करीब, स्टैगनेंट स्ट्रीम, यहीं पे मिलता है कीचड़ वगैरह इस तरफ हमें, यहाँ पे मिल जाएगा। खाता पीता क्या है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाता है ये, ठीक है। आगे चल रहे हैं, अभी एक्टिविटी इन्होंने दी हुई है, इसको डायसेक्ट करें, ये इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है हाल फिलहाल। ये बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं ना 9th में, इसलिए। और ये इसका जो आप देख लें स्ट्रक्चर है, कुछ सिमिलैरिटी है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, ये इसका हार्ट है और ये दो इसके यहाँ पे लंग्स आ रहे हैं, और ये ऐसे आप कह लें कि ये इसकी छोटी सी जो होती है इंटेस्टाइन, और फिर ये इसका पूरा सिस्टम सारा कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर है ये, ठीक है। एमोबा ये आ गया है, जो मैंने अजीब सी तस्वीर बनाई थी यूं 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 वाली, तो आप देख लें कि ये ऐसा ही है, ठीक है। और ये अच्छा सूडोपोडिया कहते हैं, मैं ये नाम भूल रहा था, इसको कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फुट, इट्स अ फॉल्स फुट, फॉल्स एंड पोडिया, ये आई भी आता है वैसे, खैर सूडोपोडिया इट मीन्स फुट, सही है। फॉल्स फुट पता ही नहीं है, अभी इस तरह का दिख रहा है ना, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा अजीब इसकी कंडीशन हो जाएगी और ये इसी तरह से मूव कर रहा होता है, तो उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। ओके, एमोबा क्या बता रहा है हमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मड और शैलो कीचड़ वगैरह में पूल्स में पाया जाता है। इसका साइज़ तो देखो भैया 0.25 मिलीमीटर, जैसे वो हिंदी में बोलता है ना, इसका आकार तो देखो, आकार मतलब साइज़, तो 0.22 मिलीमीटर इसका आकार है। एमोबा हैज़ अ इरेगुलर शेप, कोई शेप ही नहीं है, अभी ये ऐसा दिखेगा, कुछ थोड़ी देर बाद कुछ पैसे दिखेगा, जहाँ भी फूड होती है ना उसकी तरफ मूव करता है, और ये जो फूड के करीब पहुँचेगा ना, जैसे ही फूड से जैसे टच होगा तो ये ऐसे यूँ इनविजिनेशन आ जाएगी अपनी, है ना, इसका यूँ ऐसे यूँ अंदर इनगल्फ कर लेगा इसको, ये फूड का पार्टिकल अंदर, और ये ऐसे यूँ अंदर इनगल्फ कर लेगा इसको। खैर ठीक है, इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इट इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। आउटर प्लाज्म जो है इसको एक्टोप्लाज्म कह रहे हैं, इनर प्लाज्म को एंडोप्लाज्म कह रहे हैं। एक्टो मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनर। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स, इसके जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ हो रही है, न्यूक्लियस है इसके पास, फूड वैक्यूल है इसके पास, माइट्रोकॉन्ड्रिया है इसके पास, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं इसके पास। एमोबा मूव्स बाय फॉल्स फुट, ये आ गया ना सूडोपोडिया, ये देखें ये आ गया, ठीक है, सूडोपोडिया, इसको सूडोपोडिया कहते हैं, इसको कहते हैं फॉल्स फुट, ये इसी से मूव कर रहा होता है। वॉलवॉक्स जो है वो एक पॉलीफाइटिक आप कह लें कि ऑर्गेनिज्म है। पॉलीफाइटिक बेसिकली ये जो वर्ड है इसके मैं बताता हूँ आपको, असल में ये ना, तो ये इसके जो ये वॉलवॉक्स जो है ना, इसको पॉलीफाइटिक असल में इसलिए कहते हैं, आपको नज़र आ रहा है इसमें खुद ही इन्होंने लिखा हुआ है मैनी एंसेस्टर्स, यानी जो इसके आबा व अजदाद है ना वो कोई एक नहीं है, ये बड़ा इवॉल्व हुआ है, ठीक है, इसके बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, बहुत सारे आबा व अजदाद हैं, जब जाके ये वॉलवॉक्स बना है, वॉलवॉक्स, ठीक है। पॉलीफाइलेटिक लीनिएज जिसे हम कहते हैं कि इसके आबा व अजदाद जो हैं, एंसेस्टर्स जो हैं बहुत सारे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ से ये इवॉल्व होता हुआ आया है वॉलवॉक्स। इसका जो जेनस है वो क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी इन द फैमिली वोल्वोसी। अब ये डिवीज़न टैक्सोनॉमी की आएगी तो मैं आगे क्लियर कर दूंगा कि ये जेनस क्या है, फैमिली क्या है। बहरहाल इसका जेनस जो है वो
क्लोरोफाइटिक, ये याद रखिएगा, क्लोरोफाइटिक ग्रीन एल्जी है, फैमिली इसकी वोल्वेसी है। इट फॉर्म्स अ स्पेरिकल कॉलोनीज ऑफ अबाउट 50,000 सेल्स, ये गोल 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 ऐसे 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 कॉलोनीज़ बनाता है और तकरीबन 50,000 के करीब सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, यानी जो है इसके कबीले में समझ लेंगे 50,000 के करीब लोग होते हैं, ठीक है। दे लिव इन अ वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर इनहैबिट्स वे फर्स्ट रिपोर्टेड एज एंड वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनी वैन लुइन हुक। 1700 में इन साहब ने जो ना रिपोर्ट किया था कि भाई फ्रेश वाटर की हैबिटेट में मुझे देखो क्या मिला, मुझे मिला वॉलवॉक्स, ठीक है। ये हैं एंटोनी वैन लुइन हुक, इन्होंने डिस्कवर किया था वॉलवॉक्स को 1700 में, तो ये याद रख लीजिएगा। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, ये इसके फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला जो है वो पैरामीशियम में भी होते हैं, उसको सीलिया कहते हैं, वैसे युग्लिना के अंदर होते हैं फ्लैजिला। ये इसकी मूवमेंट के लिए जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। तो वॉलवॉक्स वंस कॉल्ड एलजी, पहले इसको एलजी कहा जाता था, डेड लिफ्ट टुगेदर इन अ कॉलोनी, ईच वॉलवॉक्स हैव 2 फ्लैजिला, नज़र आ रहा है, पढ़ लिया पीछे। वॉलवॉक्स के पास क्लोरोफिल होता है एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि प्लांट के अलावा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना बनाता है, ठीक है, तो वो वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स के पास क्लोरोफिल है और वो अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। दीज फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी एक्वाटिक इकोसिस्टम। मैंने आपको बताया था ना, इकोसिस्टम अलग अलग होते हैं, एक्वाटिक भी होता है और लैंड का अलग होता है। तो इस तरह से एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इनकी बड़ी ज़रूरत होती है। हम डीप में नहीं जाएंगे कि क्यों होती है। वॉलवॉक्स नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। ये जो है वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये कोई पैथोजेनिक कॉज नहीं कर रहे होते, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे होते। सो वी आर गुड विद दैम, ओके। अच्छा, अब इसकी समरी है, इसकी समरी जो है इसको मैं ये चाह रहा था कि मैं अभी इनको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चैप्टर 1 और जब हम चैप्टर 2 भी ख़त्म कर लेंगे तो इन दोनों के मैं MCQs वाली स्लाइड्स बना के आप लोगों को दे दूँ ताकि और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट हुआ है। चैप्टर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद में इन दोनों चैप्टर्स के MCQs बना दूंगा स्लाइड्स में, और फिर वो जैसे स्लाइडिंग के थ्रू हम पढ़ते हैं पावर पॉइंट पे, और फिर वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा और वो आपके इंशाल्लाह बहुत काम आएंगे हर किस्म के टेस्ट में, ठीक है। टेक केयर, जब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं दोबारा, अल्लाह हाफ़िज़।